तो अब मैं ऐसे शुरू कर दिया और स्टॉप शेयरिंग दबा दिए, ये बंद हो जाएगा। इसका मेन पर्पस इतना ही है। सो ये रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी शुरू है एक्चुअली में। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है अभी का, आज का जो भी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, वो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटीज एंड लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है, जो आपको एक इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को याद हो कि कैसे डिराइव करना है, तो भी सही है, और यदि नहीं याद है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितना बार एक्सप्लेन करो कोई बुरा नहीं है उसमें, राइट। और आपको हाथ से करके डिराइव करना ही करना है, और चूंकि आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके एग्जाम्स में, इसलिए एक क्वेश्चन तो एक तैयार रखना है आपको। अब मैं एक दूसरे तरीके से क्यों जाना चाहता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस पे नहीं जा रहा हूँ। इस इक्वेशन की डिस्कवरी कैसे होती है, हाउ द पीपल रियलाइज, और कैसे इस बात पे लोग पहुंचे कि इसी टाइप का n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी ही जो इक्वेशन जो है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए सही है। ओके, सो मेन इंस्ट्रूमेंटल लोग जो थे यहाँ पे, वो यही रदरफोर्ड ग्रुप था, पहली चीज थी। सो लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ जो नरेशंस जो हैं मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं तो रैंडम उठा लिया, पिक कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ाना है, राइट। तो कुछ चीज़ें तो मैं जस्ट एज इट इज नरेट करूंगा, क्योंकि शुरू के स्लाइड्स जो हैं वो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन थे जिसके चलते मैंने उसको रिटेन किया था। ओके, सो देखो पहला चीज क्या बोल रही है कि मेनी ऑफ द आइडियाज एंड टेक्निक ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे आइडियाज और टेक्निक जो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं वो किस चीज पे बेस्ड है, वो रेडियो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे बेस्ड है। समझ गए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे थी, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। समझ गए, एंड देयर रेडिएशन and the study and use of radioactivity are essential to न्यूक्लियर फिजिक्स। इसीलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट बेस क्या था, रेडियो एक्टिविटी, और उस डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड प्लस जो उसका ये था, उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं और उसको कैसे यूज करना है, उस रेडिएशंस को, रेडियो एक्टिविटी को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजों को समझना है यदि हमें, राइट। सॉरी, उसका कॉल कैंसिल, इसके पहले की बात, ठीक है। देखो पहली चीज क्या बोल रहे हैं कि जो भी आइडियाज और टेक्निक एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में अवेलेबल हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था रेडियो एक्टिविटी जो है, और उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, और वहां से कौन कौन सा रेडिएशन निकलता है उसके उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की का डेवलपमेंट हुआ था। करेक्ट। अब क्या है कि यदि मान लो कि रेडियो एक्टिविटी है, उसको यदि हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते और उसके रेडिएशंस कौन कौन सा इमिट हो रहा है उसका अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, यदि यहाँ पे एरर होगा तो अल्टीमेटली एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का डेवलपमेंट में भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि दोनों के रिलेशंस है ना। यहाँ से जो चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ कि एटॉम ऐसा होता है, या न्यूक्लियस में सेल मॉडल है, वहां से एक्साइट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, तब जाके एनर्जी इमिट होती है। तो वो तो सारे हम लोगों ने एज्यूम करके बनाया ना थ्योरी। पहले देखा ना कि रेडियो एक्टिविटी से इस टाइप के इमिशंस होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो बनाया ना हमने। तो ये जरूरी है कि रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में अच्छी सी जानकारी हो, उसके मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में पता हो,
राइट। तो सबसे बड़ा क्या था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है, करेक्ट। अब किस रेट से ट्रांसफॉर्म होता है, तभी तो उसकी क्वांटिटी को मैं मेजर कर पाऊंगा ना, अच्छे से मेजर कर पाऊंगा, तभी तो जाकर के लॉ बना पाऊंगा ना, राइट। समझ गए ना कि एक एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनेगा ना। मान लो कि मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम बन रहा है, तो कितना मोलिब्डेनम लिया था, उसमें से आउट ऑफ टेक्नीशियम आज कितना था, कल कितना मिल रहा है, चौथे दिन कितना मिल रहा है, इसका सही से मेजरमेंट होगा, इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यदि ऑब्जर्वेशन इसे हमारा सही नहीं है तो वो गलत हो जाने से थ्योरी भी गलत डेवलप करने वाला हूँ। समझ गए बात। तो इसलिए यदि आपको एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है तो रेडियो एक्टिविटी को तो समझना पड़ेगा और उसके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को समझना पड़ेगा। उसी तरह से यदि रेडियो एक्टिविटी को अच्छे से समझना है तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो दोनों जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। मेन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। ओके, so it has been seen that the emission of alpha and beta particle by certain atoms uh, gave rise to the idea of atoms are built up of a smaller unit and to the concept of atomic structure. हाँ, to the concept of atomic structure, वहीं से जाके पता चला। The investigation of a scattering of alpha particles by atom led to the idea of nuclear atom। मतलब ये क्या बोला, जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल हुई तब जाके पता चला ना कि न्यूक्लियस है एटम में। समझ गए। तो ये हाँ, ये सारे एग्जांपल्स है विच इज फंडामेंटल टू एटॉमिक थ्योरी। द एनालिसिस ऑफ केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। समझ गए। देखो कैसे डिस्कवरी हुई, केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बीच में जब केमिकल रिलेशनशिप ढूंढना शुरू किया तो वहां से पता चला कि आइसोटोप भी होता है, सेम एटॉमिक नंबर, राइट, कई के सेम सिमिलर प्रॉपर्टी थे लेकिन मास उनके अलग अलग थे, तो यहाँ से आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। द bombardment of atoms with swift alpha particles from radioactive substance was found to cause disintegration of atomic nuclei, and this led in turn to the discovery of neutron and the current theory of composition of nucleus। क्या बोला, बम्बार्डमेंट ऑफ स्विफ्ट अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस से, मतलब किसी एलिमेंट के साथ से किया, बम्बार्डमेंट किया, वो रेडियो एक्टिव बन गया। समझ गए। वो तो रेडियोएक्टिव था ही ना सर, एलिमेंट नहीं, अल्फा पार्टिकल bombardment of atom with swift alpha particle from radioactive substances, मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से ही अल्फा पार्टिकल निकला था, लेकिन बम्बार्डमेंट किसका कर रहे हो, हाँ, किससे किससे, अल्फा पार्टिकल से, हाँ, वो निकल रहा था रेडियोएक्टिव, राइट। तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन गया ना, अल्फा पार्ट मतलब बेसिकली एटम को अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्ड किया तो वो रेडियोएक्टिव बन गया। समझ गए। वो found to cause the disintegration of atomic nuclei and this led in turn the discovery of neutron। तभी जाके पता चला कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जब अल्फा पार्टिकल से एटम को बम्बार्ड किया, वो एटम जो था वो रेडियोएक्टिव बन गया। तब जाकर के उसी की स्टडी करके पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है। ओके, यस। And the current theory of composition of nuclei, the transmuted atoms resulting from this kind of bombardment are often radioactive। वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। The discovery of artificial or induced radioactivity by Juliet and Curie in 1934 started a new line of research, and hundreds of radioactive nuclides have been found by various methods. The invention of radiation from the natural and artificial radionuclides has shown that nucleus has energy levels analog to atomic energy level। देखो, investigation of radiation from natural and आर्टिफिशियल रेडियो निकला, वहां से जो रेडिएशन जो निकला अलग अलग, उससे पता चला क्या कि जैसे एटम के एटॉमिक एनर्जी लेवल होता है वैसे न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल है, सिमिलर वे में। करेक्ट, फाइन।
nuclear spectroscopy which deals with the identification and classification of these levels, मतलब वही energy levels of nucleus, is an important source of information about the structure of nucleus. वहां से फिर structure of nucleus पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. करेक्ट. Thus, radioactivity has been intimately connected with the development of nuclear physics, and it is impossible to conceive of nuclear physics as something separate from radioactivity. रेडियोएक्टिविटी को अलग करके न्यूक्लियर फिजिक्स आप नहीं समझ सकते, मतलब उसका डेवलपमेंट होता ही नहीं. सो फाइन ना, थोड़ी सी स्टोरी फाइन ये अब आएगी. The importance of radioactivity depends to a large extent on the ability to measure the radioactive changes with high precision. पता है पहले भी स्ट्रेस किया था कि यदि अच्छा से आप मेजर नहीं कर पाओगे बिल्कुल हाई प्रिसीजन के साथ, तब तक ऑब्जर्वेशन ही सही नहीं होगा तो आप कोई भी नई थ्योरी कैसे डेवलप करोगे. आप ना अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाओगे. जैसे मान लो कि हम लोग इमेज कंप्रेशन करते हैं और आप लोग इमेज को रिव्यू करते हो. अब मान लो कि कोई रिव्यू करते होगा तो बोले कि नहीं ये ठीक है ठीक है ठीक. मान लो कि कहीं पे जैसे हम लोग हार में भी किए थे, चाहे और भी किसी पेपर में किए थे, जहाँ पे कि इसमें आकर के अच्छे से नहीं कंप्रेस कर पा रहा है. करेक्ट. तब न जाके हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसके कारण को समझने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा हुआ होगा. इवन हमने प्रोडक्ट में भी वो चीजें दिखाई थी. राइट. तो हर पेपर में जब आप जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है उसको अच्छे से यदि प्रिसाइजली आप मेजर करोगे तो ऑब्जर्वेशन आपका सही होगा. ऑब्जर्वेशन सही होगा तो तभी जाकर के नई डिस्कवरी होने वाली है कि अच्छे से सब्जेक्ट आखिर डीसीटी कहाँ पे अच्छे से काम करता है और कहाँ नहीं करता. समझ गए. करेक्ट ना. तो यहाँ पर भी वही बात है. इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द एबिलिटी टू मेजर रेडियो एक्टिव चेंजेस विथ हाई प्रिसीजन. मतलब यदि एक मान लो कि 1 घंटे के बाद इतना चेंज हो रहा है तो वो चेंज भी करेक्टली मेजर होना चाहिए. कितना मेजर, कितने काउंट. समझ गए. एंड टू डिस्क्राइब देम क्वांटिटेटिवली बाय मींस ऑफ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने रिलेशनशिप देखा जो चेंज होने का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक से दूसरे में, उसको क्वांटिटेटिवली आप कैसे मेजर करके उसको एक्सप्रेस करते हो, एक क्वांटिटेटिव कोई इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो, कोई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप डेवलप करते हो. और वो भी वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी होनी चाहिए जो सबको समझ में आनी चाहिए. वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. समझ गए. Okay. The laws of radioactive changes were developed from the information about the natural radio elements. जो भी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस जो है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव चेंजेस, मतलब एक एटम से दूसरे में जो चेंज होएगा, इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल रेडियो एलिमेंट. जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का जो तीनों सीरीज जो था उसी को ऑब्जर्व करके इन्होंने लॉ बनाए थे. बट इट्स ए दे आर ऑल्सो वैलिड फॉर द आर्टिफिशियल रेडियोन्यूक्लिड्स. तो जो भी हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके जो पढ़ेंगे या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव चेंजेस पढ़ेंगे वो इट इज वैलिड फॉर बोथ आर्टिफिशियल रेडियोन्यूक्लिड्स एंड नेचुरल रेडियोन्यूक्लिड्स. They can be applied therefore to any radioactive transformations. बढ़िया. Right. आगे चलो. The first problem which will be considered is the quantitative description of radioactive growth and decay. Radioactivity increase होती है and then it decay होती है. A clue to the way in which one radioactive substance is produced from another was provided by early experiments of Crookes, Becquerel, Rutherford and Soddy. ये चार लोग जो थे they were instrumental in developing law of radioactive changes. कौन-कौन थे? Crookes, right? In by early experiments of this, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के बेसिस पे रेडियोएक्टिव लॉ बने. और किनके एक्सपेरिमेंट्स थे? क्रूक्स, बेक्वेरेल, सोडी. वाह क्या बात. प्रिया बीच में ही रिसाइट कर लेती है बहुत सारी चीज. गुड. Crookes in 1900
found that if a uranium salt was precipitated from solution by the addition of ammonium carbonate and then redissolved in excess of reagent, a small residue was left. क्या हुआ? पहला बोला कि यूरेनियम सॉल्ट लिया, प्रेसिपिटेट किया अमोनियम कार्बोनेट डाल करके, तो यूरेनियम जो था नीचे बैठ गया. ओके. एंड देन रीडिसॉल्व बाय एक्सेस ऑफ रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट डाल करके फिर उसको एल्यूमिनियम और यूरेनियम को घुला दिया. देन ए स्मॉल रेजिड्यू वाज लेफ्ट, फिर भी थोड़ा कुछ न कुछ उसका रेजिड्यू जो था यूरेनियम का सॉल्ट का था. दिस रेजिड्यू when removed from the solution, उस solution से जब बाहर ले लिया गया and was found to be highly radioactive. देखो यहाँ से पता चला यूरेनियम सॉल्ट था, अमोनियम कार्बोनेट में डिसॉल्व किया, उसके बाद और एक्सेस रिएजेंट डाला, पूरा डिसॉल्व कर लिया, फिर भी जो थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट जो था उससे सॉल्यूशन को बाहर कर लिया, वो प्रेसिपिटेट को काउंट किया, तो उन्होंने देखा कि ये हाईली रेडियोएक्टिव है. फाइन. The product obtained by evaporating the solution, which contained practically all uranium, had very little activity. जो solution जो था उसको क्या किया? इवेपोरेट करवाया, जलाया, राइट. तो क्या देखा? विच contained practically all uranium, मतलब सारा यूरेनियम तो इसमें घुल के गया था, सॉल्यूशन में था. जो प्रेसिपिटेट था वही तो अलग था ना, जो हमने काउंट किया हाईली रेडियोएक्टिव, लेकिन जिसमें यूरेनियम था उसको जब इवेपोरेट कर दिया तो उसमें एक्टिविटी जो बची इवेपोरेशन के बाद, उसमें बहुत कम एक्टिविटी थी. अब ऑब्जर्वेशन समझो, निकाल लिया, एक बना, वहां पे हाईली एक्टिविटी था, और जो सॉल्यूशन जो था सॉल्यूशन को हीट किया, इवेपोरेट करा दिया, जो इवेपोरेट करके जो कुछ भी बचा उसको काउंट किया तो वहां पे एक्टिविटी बहुत कम थी. ओके. सो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये ही इज द विलियम क्रूक्स. सर विलियम क्रूक्स was a British chemist and physicist who attended the Royal College of Chemistry in London and worked on spectroscopy. बढ़िया. So इसको कई मेडल्स मिले हुए हैं. He was again born in June, London. हाँ, yes. ये हम पढ़ चुके हैं. इट अपीयर्ड दैट, अब देखो, अब उसके बाद क्या बोल रहे कि इट अपीयर्ड देयरफॉर दैट मोस्ट ऑफ द observed activity of compound of uranium was not caused by that element but by another substance which could be separated from uranium. क्यों? क्योंकि यूरेनियम तो सारा घुल चुका था सॉल्यूशन में, उसको जब इवेपोरेट किया तो वहां तो कोई एक्टिविटी थी नहीं. एक्टिविटी कहाँ पे थी? दूसरे सॉल्यूशन जो प्रेसिपिटेट बना था वो. इसका मतलब कोई दूसरा चीज बन जा रहा है यूरेनियम सॉल्ट में, जब वो डिके हो रहा है तो कोई एक अलग प्रोडक्ट बन जा रहा है, राइट. उसकी एक्टिविटी है वो. समझ में आई बात? कैसे उन लोगों ने डिस्कवरी करी, और क्यों मैं बार बार इन चीजों को लेके आ रहा हूँ पता है? इसमें ना बहुत सारे लिंक है. एज ए साइंटिस्ट, जैसे तुम लोग काम करते हो साइंटिफिक फील्ड में, तो ऑब्जर्व करो. लोगों ने वैसे ही ऑब्जर्व किया था जैसे आज हमारा ह्यूमन माइंड है, जितना हम लोग इंटेलिजेंट है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए, जिसमें प्रिया का शार्प ऑब्जर्वेशन है, किसी भी टाइप का ऑब्जर्वेशन हो, नहीं, शार्प ऑब्जर्वेशन यही होता है. मतलब आप क्विकली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग, अवेयरनेस बहुत क्लियर है, करेक्ट. सो वो एक साइंटिस्ट के लिए, जो साइंटिफिक फील्ड में जो लोग काम करते हैं, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, राइट. सो इन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया और वहां पे देखा कि कुछ ना कुछ जो था वो यूरेनियम से जो प्रोडक्ट बना था वही है, कुछ तो बन रहा है. The active substance was contained in the residue and was given the name uranium X, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, तो बोला कि इसका नाम UX रख देते हैं, यूरेनियम X, to distinguish it from uranium. बढ़िया. चलो आगे.
सो ही इज नोन फॉर थैलियम आल्सो, थैलियम क्रूक ट्यूब, दो चीज के लिए थैलियम वाले की क्रुक्स डिस्कवरी ट्यूब है। तो सर वो थी एक्सरे में जो एनसीआई हाँ थी। हाँ हाँ, और ये थैलियम के लिए भी, ये देखना, ये भी एक नोट करना, आगे आगे मिलेगा ना कहीं ना कहीं। वहाँ तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था, तो पता चल रहा है ना, दिख रहा है। बेकुरेल, उसके बाद बेकुरेल की बात करें। बेकुरेल देन फाउंड दैट इफ यूरेनियम एक्स and uranium fractions were allowed to stand separately for some time, the activity of the UX decreased, while that of uranium fractions increased. क्या बोला? इसने क्या किया कि दोनों चीज को, यूरेनियम एक्स और यूरेनियम, उसको क्या किया, अलाउड टू स्टैंड सेपरेटली, दोनों को अलग रख कर दिया। यूरेनियम एक्स का जो था वो और यूरेनियम का जो था वो, दोनों को अलग अलग रख लिया, जो सॉल्यूशन से जो निकाला था, जो भी एक्टिविटी थी, और यहाँ पे यूएक्स की जो हाईली एक्टिव जो था वो था। अब उसने क्या किया, द एक्टिविटी, तब उसने फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, और तो क्या ऑब्जर्व किया कि एक्टिविटी ऑफ यूएक्स डिक्रीज्ड व्हाइल दैट ऑफ यूरेनियम फ्रैक्शंस इंक्रीज्ड। यूरेनियम का फ्रैक्शंस इंक्रीज कर रहा है, एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। आप मेरी बात समझ गए? मतलब वो डिक्रीज जब कर रही है तो एक्टिविटी तो जा रही है, दूसरा जो सर्कमस्टांसेस बन रहा है उसमें कुछ कुछ यूरेनियम का ही है, तभी यूरेनियम का फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, भले उसका आइसोटोप हो, तभी तो वेट बढ़ेगा। समझ गए? सही है, ओके, एम ए क्लियर? रदरफोर्ड एंड सोडी obtained similar result from thorium salts. An active material was called thorium X, was separated, and the main body of the thorium was practically inactive. After a few days, it was noticed that the thorium X was losing its activity, while thorium, which had been freed from thorium X, was recovering the activity. नहीं समझ में? ओके फाइन। एक तो देखो, एक तो क्लियर है कि उन्होंने बोला कि सिमिलर टाइप का रिजल्ट इनको भी मिला था, इन्होंने, ये लोग थोरियम पे काम कर रहे थे, राइट। सो बोल रहे हैं कि एक्टिव मटेरियल, ये जो जो इनको जो जैसे यूरेनियम से यूरेनियम एक्स मिला हुआ था, जो थोरियम से थोरियम एक्स जो मिला हुआ था, उसकी एक्टिविटी जो थी वो एक्टिव एलिमेंट था, मतलब वहां से वो रेडियो एक्टिव था। अब फिर दोनों को इन्होंने भी सेपरेट कर लिया, थोरियम और थोरियम एक्स को, एंड मेन बॉडी ऑफ, अब देखो क्या देखा कि जो थोरियम को जो अलग किया था वो इनएक्टिव था, मतलब उसमें एक्टिविटी नहीं थी। समझ गए? अब क्या हुआ, आफ्टर ए फ्यू डेज इट वाज नोटिस दैट थोरियम एक्स वाज लूजिंग इट्स एक्टिविटी। वो धीरे धीरे थोरियम एक्स जो था, जो हाईली एक्टिव था, रेडियो एक्टिव था, वो अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे लूज कर रहा था। तो जब वो लूज करेगा, अब हमें पता है ना आज कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उनको थोड़ा ना पता था उस समय पे, ये तो न्यू डिस्कवर थे, उनको तो जो दिखा वो क्या दिखा, थोरियम एक्स तो अपनी एक्टिविटी कम कर रहा है, लूज कर रहा है, while thorium which was freed from thorium X was recovering its activity। मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि थोरियम जो है, जो एक्चुअल थोरियम की, मतलब जब वो डिके कर रहा है तो थोरियम का कुछ वहीं से, जैसे ये फ्रैक्शन यहाँ पे बढ़ रहा था ना यूरेनियम का, उसी तरह से थोरियम में भी बढ़ रहा था। उन्होंने ये भी चीज नोटिस की। तो हो सकता है कि और कोई एक्टिविटी, मतलब जब थोरियम एक्स से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो भी रेडियो एक्टिव हो, स्टिल रेडियो एक्टिव हो। आपकी बात समझ रहे हो भाई? ये कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अभी तो आपको पता भी है ना कि एक के बाद दूसरा भी होता है, दूसरे के बाद तीसरा भी बनता है, फिर चौथा भी बनता है, यहीं से तो सीरीज ऑफ डिकेज का पता चला। पर सर थोरियम मतलब बढ़ कैसे रहा था, उसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ रही थी, जैसे वो भी यूरेनियम की, मतलब जैसे ये तो यूरेनियम की कैसे बढ़ रही थी? नहीं, थोरियम एक्स की बात की गई है ना सर। सर दोनों की बात हो रही है ना, जैसे थोरियम एक्स, एक में हमने थोरियम एक्स लिया और एक में हमने थोरियम लिया। हाँ पूछो। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछना ही है सर जैसे एक दो सैंपल लिए हमने, एक में था थोरियम एक्स और एक में हमारा था सिर्फ थोरियम ओनली,
तो जो थोरियम एक्स था वो टाइम पीरियड के साथ अपनी एक्टिविटी डिके हो रहा था उसका, बट थोरियम का इसमें बता रहे कि इंक्रीज कर रहा था एक्टिविटी। सर वो इंक्रीज कैसे हो रही थी? थोरियम की एक्टिविटी ना, यस सर। तो थोरियम मान लो कि जब ऐसा हो सकता है, कुड बी पॉसिबल, अभी मान लेते हैं कि थोरियम एक्स जो है जब डिके कर रहा है तो एक थोरियम का ही कोई आइसोटोप में बन रहा है। Yes, sir. तो थोरियम का टोटल परसेंट, और वो भी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ? नहीं समझे, सिर्फ हाँ बोल दिया। नहीं, इसे समझ में हाँ, आ रहा है कि हाँ, थोरियम से हाँ, थोरियम ही मान लो बन कि रहा ये है। थोरियम तो था, Yes, sir. थोरियम से तो एक थोरियम एक्स बना थोरियम आपका, Yes, राइट। sir. थोरियम एक्स जो है वो रेडियो एक्टिव है, हाँ, राइट। और थोरियम एक्स से फिर जो एक थोरियम का जो भी चीज बन रहा है ये भी कोई रेडियो एक्टिव ही बन रहा हो, बनेगा। जो भी हो। तब तब थोरियम में तो पहले नहीं थी एक्टिविटी, लेकिन अब जो बनेगा तो थोरियम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ना, हाँ, और थोरियम एक्स घटता जाएगा, ये मतलब है। हाँ, वहां पे यूरेनियम का नहीं बनेगा यदि, तो वो खत्म होता जाएगा, तो उसका मास फ्रैक्शंस नहीं बनेगा। लेकिन यूरेनियम के ही आइसोटोप यदि वहां पर भी बन रहे हैं यूरेनियम एक्स से, तो हाँ, तो यूरेनियम का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यही चीज दोनों ने, ये दोनों ही साइंटिस्ट लोगों ने, एक ने थोरियम पे कर रहा था और दूसरा जो था यूरेनियम पे कर रहा था, और ये लोग ये काम कर रहे थे। और ये ही इज द फ्रेडरिक सोडी, रदरफोर्ड, और तीसरे को देख चुकी विलियम क्रूक्स। ओके, ठीक है। अब देखो, अब आओ ग्राफ पे। अब देखो अब क्या दिखा है इधर, एक देखो इधर एक्टिविटी उन्होंने बनाई है। रदरफोर्ड एंड सोडी स्टडीड क्वांटिटेटिवली the rate of decay of thorium X activity and the rate of recovery of thorium activity, correct, and obtained the curve like figure 10.1। अब ये फिगर 10.1 है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो, इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है इन डेज, और इधर क्या है, एक्टिविटी परसेंटेज है। ये एक्टिविटी किसकी है, थोरियम एक्स की है। तो थोरियम एक्स की एक्टिविटी पहले 100% थी, दूसरे दिन चौथे दिन पे कम हो गई, फिर कम हुई, और ऐसे करके धीरे धीरे ये कम हो रही है। और थोरियम की एक्टिविटी जो धीरे धीरे उसमें थोरियम का अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, लाइक दिस। तो उनको इस टाइप का कर्व मिला। उन्होंने क्या किया, वो रोज मेजर किया, उसका एक्टिविटी काउंट और सारे मेजर किए। मेजर करने के बाद उन्होंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, उनको ग्राफ ऐसा मिला। सही है। So the experimental curve for thorium X was exponential in nature। वो वहां से देखा उन्होंने, ये नेचर क्या है, एडीके का एक्सपोनेंशियल नेचर है। हाँ, एक्टिविटी कम, हाफ मतलब आधा के बाद आधा, फिर आधा, उसका आधा हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल नेचर बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल नेचर क्या होता है कि इसका हाँ हाँ यहाँ से ये फिर ओरिजिनल हो जाएगा, और ये जितना देर में हाफ हुआ था नेक्स्ट हाफ में ऐसा हाफ होएगा, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप की चीजें होंगी, तो प्योरली एक्सपोनेंशियल होता है, करेक्ट। सो एक्सपोनेंशियल इन नेचर था, एंड द एक्टिविटी कुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाय द इक्वेशन ये। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिट किया, बेसिकली कर्व फिटिंग करी, डेटा जो भी उनको मिला था उस पर कर्व फिटिंग करी, और कर्व फिट करके देखा तो यही उनको इक्वेशन मिला था। इसी इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वही AX0 जो है वो ओरिजिनल एक्टिविटी है, e⁻⁻ λt, आप लोगों को पता है। और AX की मतलब एक्स टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट टाइम t पे जो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी वो उसका वैल्यूज मिलेगा। सही है, ओके। अब देखो, एक रिकवरी का इक्वेशन क्या होगा, ये दोनों याद रखना। यदि कर्व ऐसे जाएगा तो इक्वेशन ये होता है, रिकवरी 1 माइनस हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट। और यदि डीके होता है तो जस्ट e⁻ ये होता है, ये रहता है, ये वही है टर्म, करेक्ट। उसकी AX0 की जगह A0 वहां लिखा हुआ है, और e⁻ की जगह पे 1 माइनस e⁻ लिखा हुआ, यही डिफरेंस है। ये दोनों इक्वेशन इसलिए याद रखना है कि ये वाला इक्वेशन डीके वाला ये टेक्नीशियम मोलिब्डेनम के लिए यूज होगा, और साइक्लोट्रॉन के लिए ये वाला यूज होगा। ओके समझिए,
ये इसी इक्वेशन से प्रोडक्शन होता है, कितना टाइम में कितनी एक्टिविटी मिलेगी, यही इक्वेशन लागू है सर साइक्लोट्रॉन FAT वाले की। OAT में जब बम्बार्डमेंट करते हो तो जो एक्टिविटी वो करती है ना, ग्रो करती है, तो इसी इक्वेशन से वो कैलकुलेट होगा कि कितनी एक्टिविटी इतने देर के बाद मिलेगी। ओके, सही। सो यहाँ पे लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, जो बोल रहे हैं डीके कांस्टेंट और रिकवरी कर्व एंड देयरफॉर। अच्छा, दूसरा चीज ये देखा कि देखो ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो जो डीके कर्व है और ये रिकवरी कर्व है, दोनों दूसरे के सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब करेक्ट ना, समझ में आ रहा है ना? एक जैसे सिमेट्री है सर, हाँ। सिमेट्री एक ऊपर की तरफ जा रहा बट है, अपोजिट। ओके। अब देखो यहाँ पे कंपेरिजन, द डीके एंड रिकवरी कर्व्स आर देयरफॉर सिमेट्रिकल। द रिजल्ट फॉर ux एंड u आर शोन इन फिगर 10.2b, ये राइट। और यस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ टाइम स्केल का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। 0 20 ऐसे करके है 120, और यहाँ पे टाइम स्केल 0 12 ऐसे करके डेज में है। ये भी डेज में है, लेकिन ये स्केल थोड़ा लंबा है, ये स्केल छोटा है। बाकी दोनों तरफ एक्टिविटी ही है, इधर भी एक्टिविटी है, इधर भी एक्टिविटी है, करेक्ट। The thorium X loses half of its activity in 3.5 days, while uranium loses half of its activity in 24 days. And here यही से establish हुआ कि ये रेडियोएक्टिव डिके जो है वो हर एटम का, हर न्यूक्लियस का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा सर, और सर ये यूनिक, हाँ हाफ वाली बात भी यहीं से आई हाँ, होगी ना? यहीं से है, यहीं से आई कि हाफ लाइफ भी उसका यूनिक होगा और उसकी एनर्जी भी जो इमिट करेगा वो भी यूनिक होगा। यहीं से डिस्कवरी करे, रूल तो इन्होंने ही बनाया ना काम करके। अब जैसे मान लो कि आप सपोज करो कि हम लोग काम कर रहे हैं कोई अच्छे से, सपोज इमेज कंप्रेशन पे काम कर रहे हैं और हम अच्छा से काम करें और रूल जो फॉर्मुलेट करे वो तो आगे कोट होगा ही जब लोग यूज करेंगे तो जो चीज जो भी डिस्कवरी करेगा मतलब वो जितना यूजफुल होगा पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट आउट, वहां पे वो फिक्स करेंगे लॉ को कि ये रूल को फॉलो करता है। So these experimental observations enabled Rutherford and Soddy to formulate a theory of radioactive change. They suggested that atoms of radioactive elements undergo spontaneous disintegrations with emission of alpha or beta particles and formation of atoms of new element. Then the intensity of radioactivity, which have been called activity, is proportional to the number of atoms which disintegrate per unit time. ये रूल था, क्या रूल था? ये रूल बना, इंटेंसिटी की हाँ, रेडियोएक्टिविटी की जिसको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं वो एक्टिविटी जो होगा नंबर ऑफ एटम्स which disintegrate per unit time. So dN by dt नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम उसके प्रोपोर्शनल होगा। इसी रूल पे जो है एक्टिविटी मेजर, जैसे मान लो कि n नंबर ऑफ काउंट्स एक्टिविटी a मेजर्ड बाय वन ऑफ द मेथड देन मे बी रिप्लेस्ड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। एक्टिविटी जो होता है उसको यदि नंबर ऑफ एटम से रिप्लेस कर दोगे तो वही इक्वेशन क्या बन जाता है, nxt और nt इज इक्वल टू nx0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और जो तुम लोग बोलते हो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और दूसरा लेके चलता हूँ जहाँ पे हम एक एक स्टेप में इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। मेरा मेन पर्पस था कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई एक्चुअली, कि कैसी रूल बना वो जानना और समझना, ताकि थोड़ा सा लिंक याद रहे, क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हट के नहीं है, अदर देन दैट्स व्हाट वी स्टडी। इसमें सर इसके आगे क्या है? इसके कुछ अरे बंद कैसे नहीं हुआ, बंद कैसे पता चलेगा मुझे बंद हुआ नहीं हुआ है? अच्छा हाँ।